नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पन्नू बाबू। आज हम बातें करेंगे गोत्र के बारे में। गोत्र है क्या? गोत्र एक्चुअली आपकी असली पहचान है, जाति नहीं। कैसे? क्योंकि अगर जाति आपकी असली पहचान होती और जाति के लोग आपके भाई बहन होते, तो आप कभी अपनी भाई बहनों से तो शादी नहीं करते, आप जाति में शादी करते हैं। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से और बायोलॉजिकली भी वो एक तरह से सच है, प्रूवन है कि आप अपने गोत्र के लोगों में शादी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गोत्र के लोग भाई बहन माने जाते हैं, समगोत्री भाई बहन होते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को जिनकी खुद की जानकारी बहुत कम है और जो अपने आप को मॉडर्न समझते हैं, वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करें, पर यह सत्य है। ये सत्य है और इसमें पूरा पूरा तथ्य है। मैं प्रूव भी करूंगा जहां तक मेरी जानकारी है और मैंने इसको जमा किया। मैं ये दावा नहीं करता कि यही है, लेकिन ये सत्य है और कैसे है वो मैं बताऊंगा। गोत्र जो है वो असल में और कुछ नहीं, आपके डीएनए जो क्रोमोसोम होता है, डीएनए का बंडल, उसको एक्सप्रेस करता है, उसके बारे में बताता है। अब कैसे बताता है? जैसे मान लीजिए कि किसी का गोत्र भारद्वाज है, तो मध्यकाल के बाद और अभी ये बहुत सारी बातें फैल गई हैं कि ये जैसे गुरु होते थे, जो गुरु होते थे उनके गोत्र, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जाएंगे कि गोत्र की शुरुआत कहाँ से है, कैसे हुई है, तो उसमें 7 ऋषियों का नाम आएगा। अभी जो है एट प्रेजेंट ऐसा माना जाता है कि 200 के आसपास गोत्र है करीब, पर शुरुआत जो है वो 7 ऋषियों से हुई थी। आप उसके लिए मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ, पीछे की कहानी। ऐसा माना जाता है कि मानव, धरती पर जो मानव शुरुआत हुई, अगर अगर अलग अलग किताब पढ़ेंगे आप अलग अलग धर्मों के, तो जैसे क्रिश्चियनिटी में एडम एंड ईव मानते हैं, वहाँ से शुरुआत हुई। पहले मतलब पुरुष और स्त्री वो लोग थे। इसमें मुस्लिम इस्लाम में आदम और हव्वा को माना जाता है। उसी तरह जो सनातन संस्कृति है हिंदू धर्म में, मनु और श्रद्धा को माना जाता है कि वहाँ से पहले मनुष्य, पहले पुरुष और स्त्री, वो दोनों थे। और सब धर्मों में तो खैर इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। बाइबल में अगर आप जेनेसिस 7 पढ़ेंगे, 6 और 7, 7 में, तो आपको नोआ की कहानी मिलेगी। एक प्रलय आता है, नोआ को पहले से पता होता है, ईश्वर उसको बताए होते हैं। वो एक बड़ा सा जहाज बनाता है और उसमें सभी पशु पक्षी के एक एक जोड़े वो रखता है। और नोआ, नोआ की पत्नी, उसके 3 बेटे और 3 बहुएं, वो उसमें सवार हो जाते हैं। जिस दिन प्रलय आना होता है, भारी पानी से, पानी पूरा धरती के ऊपर तक आ जाता है, 20 फीट ऊपर तक, 30 फीट ऊपर तक, पहाड़ों को भी डुबाकर, पहाड़ों के भी ऊपर 30 फीट तक। 40 दिन तक वो जो नाव है वो तैरता रहता है। और करीब 5 महीने, 40 दिन तक बारिश होती रहती है और 5 महीने तैरने के बाद वो पक्षी, नोआ जो है बार बार पक्षी को छोड़ते रहते हैं। वो एक पक्षी जो है, एक दुब, जो ग्रास कहते हैं, वो चोंच में दबा कर आता है। जिस दिशा से आता है उस दिशा की ओर फिर वो नाव को ले जाते हैं। तो फिर वहाँ पे वहाँ से फिर जीवन शुरू होती है। लेकिन अगर आप हिंदू शास्त्र पढ़ेंगे, जो हमारा शास्त्र है, ये तो खैर कहानी है, तो ये असल में 5वें प्रलय की कहानी है। ये जो कहानी लिखी हुई है ये 5वें प्रलय की है। हमारे हिंदू ग्रंथों के हिसाब से सबसे पहले जो मनुष्य श्रद्धा हुए थे वो मनुष्य और श्रद्धा थे। उसके बाद उनका जीवन चला, वंश चले, फिर एक बार प्रलय आया। उसके बाद इस तरह से 5 प्रलय आए हैं। और जो कहानी मैंने आपको अभी बाइबल में जिक्र बताया, ये कहानी 5वें प्रलय के बाद है। और पहले, सबसे पहले जो थे उनको मनु कहते थे, लेकिन ये जो 5 हैं इनको वैवस्त मनु कहते हैं। तो जो 5वें वैवस्त मनु थे, जो 5वें इसके बाद आए, तबाही के बाद आए, 5वें प्रलय के बाद आए, उनके साथ कई पुराणों में इसका जिक्र है कि 7 ऋषि भी बच गए थे, जहां से फिर से शुरुआत हुई। ऋषि और उनके फैमिली, परिवार जो हैं वो बच गए थे, तो जहां से फिर से सबकी शुरुआत हुई। यही 7 ऋषि जो हैं और मनु का परिवार, ये कुल मिलाकर के यहीं से गोत्र की शुरुआत हुई है। ये मेरी जानकारी में है, ये जितना मैंने जानकारी जमा किया है उसके हिसाब से। बहुत लोग आपको अलग अलग चीज़ें बताएंगे। कोई कहेगा गुरु जिसको रखते थे, तो ये चीज़ें बाद में शुरू हुई है, पिछले 1000 साल की है, जो कि गलत है। क्योंकि अगर गुरु को रखते, गुरु के बेटे बेटी होते, तो एक गोत्र में शादी होती।
पर एक गोत्र में शादी नहीं होती है क्योंकि ऐसा मानते हैं कि समगोत्री भाई बहन होते हैं। इसका मतलब उनके पूर्वज, उनके एंसेस्टर कोई एक ही हैं, कहीं एक जगह पे वो लिंक होते हैं जेनेटिकली, इसलिए उनमें शादी नहीं हो सकती। तो इसलिए वो थ्योरी तो उनकी रॉन्ग हो जाती है। अब ये 7 ऋषि में अलग अलग नाम है, जमदग्नि, अत्रि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, इसी तरह से 7 नाम है। अभी ठीक से मुझे याद नहीं है, लेकिन ये 7 नाम है। तो यहाँ से गोत्र की शुरुआत होती है और ये गोत्र जो है यही आपकी असली पहचान है। अब ये 7-8 से जैसे जैसे सैकड़ों साल में परिवर्तन आता है, माता की तरफ से हर 6 वंश के बाद, 6 जनरेशन के बाद, 6 पीढ़ियों के बाद माता के जीन का असर खत्म हो जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा या शास्त्र नहीं कह रहा, ये आपकी बायोलॉजी भी मानती है। और पिता के जीन का असर जो है वो सैकड़ों वर्ष तक चलता है। तो जब भी ये हुआ होगा हजारों साल पहले ये प्रलय, और तब से लेकर के अभी तक में पहले 7 से 49 हुए, 49 से फिर बढ़ते बढ़ते 100 कुछ हुए, और आज करीब लगभग पौने 200 गोत्र माने जाते हैं। उनमें से कुछ गोत्र हैं जो बहुत करीब हैं, जिनमें आपस में मैरिज नहीं हो सकता क्योंकि वो अपने पुराने गोत्र से ही कैरी हुए हैं, निकले हैं। अब आप इसी से समझ लीजिए कि जाति जिसको लेकर के हम इतना पूरे भारत में कहीं भी चले जाएं, बिहार, यूपी, इतनी मगजमारी करते हैं, इतना सर फोड़ा फोड़ी करते हैं, एक्चुअली जाति का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि हम सभी मनु की संतान जिसको हम कहते हैं, या उन्हीं 7 ऋषियों की संतान है, चाहे किसी जाति के हों। तो जब किस है ही नहीं, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है जिस जाति को लेकर के, जाति तो बस इधर पिछले 1000 साल में जो भी कर्म ज़्यादा दिनों तक जिनका जो पेशा रहा है, जो काम रहा है जीविकोपार्जन के लिए, वही उनकी जाति बन गई है। लेकिन असली चीज़ जो वास्तविक चीज़ है, जो वास्तविक पहचान है आपकी, आपका गोत्र है। अब आप इतना तक समझ लीजिए कि अगर कोई क्षत्रिय है और वो भारद्वाज गोत्र का है, और कोई ब्राह्मण है वो भी भारद्वाज गोत्र का है, तो वो दोनों भाई भाई या भाई बहन होंगे। अगर लड़का लड़का है तो भाई भाई, लड़के लड़की हैं तो भाई बहन। वो दोनों शादी नहीं कर सकते आपस में, सिर्फ दूसरे गोत्र में ही शादी कर सकते हैं, ऐसा हमारा शास्त्र है। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि आपके हर पूजा में, आप कभी भी पूजा करने के लिए बैठिए तो जो पुरोहित आपको जो बोलने के लिए कहते हैं उसमें आपके गोत्र का नाम जरूर आता है। इतना इंपॉर्टेंट है। इसको क्यों इतना महत्व दिया गया था? क्योंकि यही आपकी असली पहचान है, आप क्या हैं एग्जैक्टली। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मैं दावा, क्योंकि मेरे पास कोई, मैंने लैब में नहीं किया है, लेकिन जितना मैंने इस पर सोचा है और जितना मैंने इसको समझा है, मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ, किसी एक गोत्र के व्यक्ति को उठा लीजिए, पूरे भारत के एक गोत्र, जैसे भारद्वाज है, कौंडिल्य है या सांडिल है, एक गोत्र के व्यक्ति को उठा लीजिए, तो 70 to 80% जो उसमें लोग होंगे, अगर 100 लोग आपने निकाले एक गोत्र के, तो 70 से 80 लोग एक ही जीन के होंगे। लगभग उनकी जो जीन जेनेटिक आप मिलाएंगे, जेनेटिक ये करेंगे, जीन मैपिंग या जो भी, तो 80% उनका एकदम एक जैसा मिलेगा। आप कहेंगे 20 लोगों को आपने क्यों छोड़ दिया, अलग क्यों कर दिया? तो ऐसा हुआ कि मान लीजिए कोई किसी के पूर्वज में किसी पुरुष ने, जो चरित्रहीन पुरुष ने, किसी दूसरे की व्याहता स्त्री के साथ संबंध बना लिए, तो उस व्याहता स्त्री का जो बच्चा हुआ, उसका जो गोत्र है, दुनिया तो समझी उसके पिता का है, पर लेकिन असल सच में तो वो किसी और का हुआ। इस तरह से मिक्सअप हुआ है कई जगह पे, इसलिए मैं उस 20 या 30% को कहिए मैं अलग रखता हूँ। लेकिन 2/3 लोगों का अगर एक गोत्र के व्यक्ति हैं, तो उनका मोर और लेस जेनेटिक मेकअप एक ही जैसा होता है। और ये आप देख सकते हैं, निकाल कर दे सकते हैं, क्योंकि जो वेरिएशन है, जो फादर का जीन होता है, आप जब जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे, चूँकि मैंने 11th-12th में बायोलॉजी में पढ़ा है, इसलिए मैं उसके बारे में बता सकता हूँ आपको। तो 23 पेयर जीन होता है आदमी के अंदर, 23 पेयर। अब 23 पेयर जो है वो, उसमें 22 पेयर जो है उसको कहते हैं ऑटोसोमल, और एक पेयर जिससे ये डिसाइड होता है कि लड़का होगा या लड़की होगा, उसको कहते हैं एलोसोमल। तो जो ऑटोसोमल है उसमें आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आकृति, नाक कैसा होगा, आँख कैसा होगा, जो भी है, चेहरा कैसा होगा, गोरा होगा, काला होगा, लंबा होगा, बाल कैसे होंगे, ग्रे होंगे, ब्लैक होंगे, कर्ली होगा, स्ट्रेट होगा, ये सब कुछ उसमें कोडेड होता है। लेकिन जो एक
वन पेयर जो एलोजोमल मैं बता रहा हूँ, उसमें उससे ये डिसाइड होता है कि बच्चा लड़की होगा या लड़का होगा। अब फादर से बेटे में, बेटे से उसके बेटे में वाई जो है, कोई भी जब लड़का बनता है तो उसमें एलोजोमल कॉम्बिनेशन होता है एक्स एंड वाई दोनों एक साथ। लेकिन जब कोई लड़की पैदा होती है तो उसमें जो एलोजोमल कॉम्बिनेशन होता है वो होता है एक्स एंड एक्स, यानी दोनों एक्स होते हैं। इसमें एक एक्स एक वाई होता है लड़के में। तो होता क्या है कि पिता से बेटे में वाई आया, उसके बेटे में वाई गया, उससे उसके बेटे में वाई गया, क्योंकि बेटा जो होगा उसमें वाई 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 जाता रहता है, इसलिए वाई जो है उसमें बहुत कम चेंजेस होते हैं। लेकिन मदर की साइड से अगर आप देखेंगे तो एक एक्स पिता का है और एक एक्स मदर का आया बेटी में। फिर अब बेटी की शादी किसी और से हुई मान लीजिए, तो उसमें तो वाई गया, इधर एक्स गया। बेटी की बेटी अगर आप देखेंगे तो फिर दो एक्स आए उसमें, तो फादर का एक्स आया, इधर के एक्स आए। अगर आप उसमें परसेंटेज देखेंगे कैसे कैसे घटता जा रहा है जीन का प्रभाव, जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके, तो ऐसा पुराने जगह पे या कई शास्त्रों में आपको मिलेगा लिखा हुआ कि 6 जनरेशन बाद, मतलब माँ हुई और माँ के 6 जनरेशन आप जब जोड़ लेंगे तो उतने में माँ के जीन का प्रभाव खत्म हो जाता था पूरी तरह से। तो अब तो आज के समय में तो लोग ज़्यादा नहीं देखते, सीधे गोत्र देखकर शादी करते हैं। लेकिन पुराने समय जब पुराने ज़माने में गोत्र में माता के 6 जनरेशन ऊपर तक का गोत्र देखा जाता था कि माँ के 6 जनरेशन ऊपर तक का गोत्र क्या था, और पिता का तो जो है वही है। इन माँ के 6 जनरेशन में गोत्र और पिता का एक गोत्र, ये 7 लोग उनमें शादी नहीं होती थी बच्चे की, इन 7 में से, इन 7 गोत्रों में से। कई लोग इसको कह सकते हैं ये बेवकूफ़ी है, पूरी दुनिया चल रही है, आप देख रहे हैं लोग शादी कर रहे हैं आपस में, क्या कहते हैं, और कहाँ कोई दिक्कत है। तो इसलिए दिक्कत नहीं है कि कभी इसको बायोलॉजिकली सही ढंग से प्रूव नहीं किया गया। और बायोलॉजी में ये लिखा हुआ है, जेनेटिक्स में ये कहा हुआ है कि अगर एक ही प्लांट के 2 बीज हैं, एक ही प्लांट, एक ही पौधे से निकला हुआ 2 बीज है, 2 बीज निकले और उनमें आपस में बाद में उन बीज से फिर पौधा निकला, और उन पौधों के बीच में जो परागकण कहते हैं ना, पॉलन ग्रेन, आपस में क्रॉस हुआ, उससे जो पैदा होगा वो प्लांट थोड़ा कमज़ोर होगा। लेकिन एक इस प्लांट का बीज है और कोई दूसरे वैरायटी का प्लांट का बीज है, और दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन हुआ, जैसे नींबू ही है तो नींबू के 2 प्रकार हैं, तो एक इस प्रकार का और एक उस प्रकार का, और कॉम्बिनेशन होगा तो वो पैथोजेंस, बीमारी के अगेंस्ट वो फाइट करने में, उनको हाइब्रिड प्लांट्स प्लांट्स बोलते हैं, वो ज़्यादा सही होगा। यही चीज़ लागू होता है इंसान पर भी। और पूर्वज बेवकूफ़ नहीं थे, बहुत समझदार थे, उनको पता था। आप ये समझ लीजिए कि मेडिकल साइंस अगर इस पर रिसर्च चल भी रहा होगा, बहुत लोग कर रहे होंगे, जितना मुझे जानकारी मिली मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर इस पर प्रॉपर ढंग से अध्ययन किया जाए तो मैं बता दे रहा हूँ, यही आपकी प्राकृतिक शक्ति है। सबसे पहली प्राकृतिक शक्ति लड़ने के लिए किसी भी बीमारी से। पूर्वज मूर्ख नहीं थे जो वो 6 जनरेशन माता का और पिता का एक, चूंकि पिता वाला तो वही कंटिन्यू होता है, इसलिए उनका एक ही जो है उसमें शादी नहीं करते थे। क्योंकि कहीं से भी जीन की जितनी कम प्रतिशत एक दूसरे से सिमिलर होंगे पति पत्नी का, उतना ज़्यादा उनका बच्चा बीमारियों के प्रति, बाहरी पैथोजेंस हों, फॉरेन मटेरियल्स हों के प्रति रेजिस्टेंट होगा। हो सकता है हम आज इस चीज़ों को नहीं मानते, या हमारे यहाँ अभी तो मानते हैं गोत्र को, लेकिन सिर्फ बस इतना देखते हैं कि जो पिता का गोत्र है उसमें शादी नहीं करते हैं। तो कैसे कहते हैं कि पुराने ज़माने में भीम, अर्जुन या जो भी थे वो इतने शक्तिशाली थे और ऐसे थे, वो थे? इसलिए थे क्योंकि उतना ध्यान दिया जाता था, इतना हद तक ध्यान जाता था कि मात्र 2 पति-पत्नी के बीच में 1% से भी कम जीन के मिलने की संभावना रहती थी आपस में। जो आज के समय में अगर अभी आप देखेंगे तो वो प्रतिशत बहुत हद तक बढ़ गया होगा, बहुत ज़्यादा। मैं ये नहीं कहता बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा होगा तो उससे प्रॉब्लम होगा। और आप ये भी देखेंगे कि जिन सोसाइटीज़ में, जो भी सोसाइटीज़ में गोत्र बगैर देखे शादी होती है, आप देखेंगे उनके यहाँ दिव्यांग बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। ये गोत्र का ही साइड इफ़ेक्ट है।
गोत्र को सही ढंग से, गोत्र को साइड इफेक्ट नहीं, मतलब गोत्र के हिसाब से शादी नहीं की जाए तो उसका ये असर होता है, ऐसा अपने शास्त्र में है। और इसलिए महत्व महत्व दिया जाता था। तो गोत्र आपकी, पहला पार्ट जो मैंने आपको बताया, गोत्र ही आपकी असली पहचान है, आपकी जाति नहीं। चूंकि वही बताता है, सिर्फ आपका गोत्र, जो आपका जीन है, जीनस है, जिसको आप गुणसूत्र कहते हैं, वो बता, सिर्फ अगर वो निकाल करके रख दिया जाए तो आपके बारे में पूरा बताया जा सकता है। अविनाश क्या है, तो अविनाश के निकाल करके जीन बाहर स्टडी कर लीजिए, पता चल जाएगा कि अविनाश की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती थी। तो ये तो हो गया गोत्र पहचान। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि गोत्र आपको बीमारियों से सुरक्षित रखता है, यह प्रकृति प्रदत्त पहली शक्ति है, आपकी वास्तविक शक्ति है गोत्र। बस यही समझ लीजिए कि कितना साइंटिफिक था ये सब, और हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, या जो कहिए कलयुग के काला युग है ये, तो इसमें बुद्धि का ह्रास हुआ। आज चारों तरफ आप जिनको भी देखते हैं, जिनका ज्ञान जितना कम है, जिन्होंने जितना कम अध्ययन किया है, जो ऊपर ऊपर सुपरफिशियल नॉलेज है, या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बहुत अच्छा ज्ञान कर लेते हैं, उनको हम बिठाए हुए हैं ज़्यादातर जगह। जिन्होंने बेसिकली ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिलेशनशिप, नेचर, सिम्बियोसिस बिटवीन और ऑल ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, ये सब चीज़ों का अध्ययन नहीं किया, जो पहले करवाया जाता था, पहले यही पढ़ाया जाता था, सबसे पहले यही पढ़ाया जाता था, और उसमें ये सब बताया जाता था। क्यों इंपॉर्टेंट है गोत्र, क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो गोत्र ही आपकी असली पहचान है, वास्तविक पहचान है, और आपकी वास्तविक शक्ति है, जो जब आपके पास, बाद में आप खाना खाते हैं, आप दवाई लेते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, ये तो बाद की बात है जो आपको करना पड़ता है। बट बाय बॉर्न, जन्म से जो आपको शक्ति मिली है बीमारियों से लड़ने के लिए, वो गोत्र है। ऐसा जितना मैंने जानकारी एकत्रित करी है, जितना ज्ञान मैंने थोड़ा बहुत पढ़ के किया है, उससे बता रहा हूँ। बाकी आप और रिसर्च इस पर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।